बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। इस उम्मीद और यकीन के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, क्योंकि हमने देखा जब सुबह हम आ रहे थे तो धुंध अंधाधुंध थी, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम थी। तो अगर आप भी अपने दफातर के लिए, अपने कारोबार के लिए घर से निकल रहे हैं तो अपना ख्याल रखिए और एहतियात से ड्राइव करें। ख़ास तौर पर जो बाइक वाले हैं हजरात, वो जनाब साइड मिरर्स का भी इस्तेमाल करें और गाड़ी वालों को भी चाहिए कि उनका जरा बिल्कुल। और हमेशा की तरह उज़ैर इंट्रोडक्शन करवाना भूल गए हैं। ये हैं उज़ैर मलिक और मैं हूं नजफ राजा। नाज़रीन, जुम्मा मुबारक। और जैसे कि अभी कहा गया है कि फॉग बहुत ज्यादा है, अपना ख्याल रखिए। बाइक वालों के लिए स्पेशली है लाइट्स, और साइकिल वालों को भी आज मैंने स्पेशली उज़ैर देखा कि वो लाइट्स के बगैर थे और उस तरह इतनी फॉग में नजर ही नहीं आता। फिर आप कहते हैं कि गाड़ी वाले का कसूर था, फिर अजीब सी बात हो जाती है। तो आज के प्रोग्राम में हमेशा की तरह हम आपके लिए अहम खबरें और डिफरेंट सेगमेंट्स लेकर आए हैं। और हमेशा प्रोग्राम का आगाज करते हैं मौसम की तफसीलात से। तो आइए आपको मौसम की सूरत हाल से आगाह करते हैं। मुल्क भर में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर के मुख्तलिफ इलाके मगरबी हवाओं की लपेट में हैं। बलाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है। तहम पंजाब के बेशतर अजला और बलाई सिंध में धुंध छाई रहेगी। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं। सबसे पहले जिक्र करते हैं गिलगित बल्तिस्तान का, जहां अस्तोर समेत कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई है। गिलगित में दर्जा हरारत कम से कम -3 और ज्यादा से ज्यादा 8 डिग्री रहने का इम्कान है। स्कर्दू की बात करते हैं। स्कर्दू में बर्फबारी के बाद पारा -10 डिग्री तक गिर गया। ज्यादा से ज्यादा 3 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बारिश और बर्फबारी मुतवक्के है। शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत की गई है। और अब नजर डालते हैं आज़ाद कश्मीर पर। वादी नीलम, लीपा में बारिश और बर्फबारी, जबकि मुजफ्फराबाद में बारिश हुई, जिसके बाद शहर कम से कम दर्जा हरारत 5 और ज्यादा से ज्यादा 17 डिग्री रहने का इम्कान है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान आज़ाद कश्मीर में मजीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई की है। सयाहों और मकामी अफराद को एहतियात बरतने का कहा गया है। और अब आगे बढ़ते हैं, आपके साथ जिक्र करते हैं खैबर पख्तूनख्वा का, जहां बटगराम, शांगला, चित्राल, दीर में बारिश और बर्फबारी से मौसम मजीद ठंडा हो गया है। पेशावर में दर्जा हरारत कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 20 डिग्री रहने की तवक्को है। सवात की बात कर लेते हैं। सवात के सियाहती मकामात पर भी सफेद गालों की बरसात हुई है और शहर का कम से कम टेम्परेचर -5 और ज्यादा से ज्यादा 4 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के बालाई अजला में बारिश और बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया है। और मजीद आगे चलते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं सुबह पंजाब का मौसम, जहां बेशतर अजला में धुंध और बादलों का बसेरा है। लाहौर का दर्जा हरारत कम से कम 6 और ज्यादा से ज्यादा 18 डिग्री रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद की तरफ चलते हैं। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 20 डिग्री रहने की तवक्को है। और अब रुख करते हैं मुल्तान का, वहां पर पारा कम से कम 6 और ज्यादा से ज्यादा 20 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान पंजाब के बेशतर इलाकों में धुंध छाए रहने की पेशगोई की है, जबकि मरी, गिलियात में बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। और अब रकबे के लिहाज से सबसे बड़े सूबे बलूचिस्तान की तरफ चलते हैं, जहां चमन समेत चंद मकामात पर बारिश हुई। कोयटा का दर्जा हरारत कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 13 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान कोयटा, पशीन, ज़ियारत समेत दीगर इलाकों में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के है। और आखिर में हमेशा की तरह जिक्र करते हैं वादी मेहरान यानी कि सूबा सिंध का, जहां बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। कराची में दर्जा हरारत कम से कम 12 और ज्यादा से ज्यादा 28 डिग्री रहने का इम्कान है। हैदराबाद की तरफ चलते हैं। हैदराबाद में कम से कम पारा 11 और ज्यादा से ज्यादा 25 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान सिंध के ज्यादातर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान जाहिर किया है।
जनाब, मौसम के मुतालिक अगर मज़ीद बात करें तो मुल्क के बालाई इलाकों में बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला भी जारी है, जबकि पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध है। बालाई इलाकों में बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला कब तक जारी रहने वाला है और पंजाब और सिंध से धुंध आखिर कब छटेगी, इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब। सरदार साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सर, ये बताइएगा कि अगर हम खास तौर पर पंजाब की बात कर लें तो यहाँ पर क्या सर्दी अपने पीक पर है या दर्जा हरारत अभी मजीद गिर सकता है, क्या लगता है आपको? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, अभी तो बेशतर मुल्क के बेशतर हिस्सों पर बादल छाए हुए हैं और जैसे आपकी रिपोर्ट में जिक्र हुआ कि बारिश भी रिपोर्ट हुई है। उधर केपी में तो अच्छी खासी तेज़ बारिश हुई है, मालाकंड डिवीजन पूरे में, उसमें सवात की तरफ और आगे चतराल दीर वगैरह की तरफ, और इसी तरह से गिलगित बल्तिस्तान में भी अच्छी बारिश रिपोर्ट हुई है। बलूचिस्तान के चंद एक इलाकों, चागी डिस्ट्रिक्ट में अच्छी तेज़ बारिश रिपोर्ट हुई है और इस तरह से बाकी जगहों पर लाइट रेन। तो ये वेव अभी 2 से 3 दिन प्रिवेल करेगी। 3 दिन यानी आज 3 जनवरी है तो 3 से 4 दिन, कुछ एरियाज़ में तो 4 दिन तक, यानी जो खासकर आपकी कश्मीर वैली और उसके साथ गिलगित बल्तिस्तान और केपी के जो शुमारी इलाके हैं वहाँ पर तो 6 जनवरी तक ये ऑन एंड ऑफ इस तरह वक्फे से चलेगा सिलसिला। तो उसके बाद फिर सर्दी की शिद्दत बढ़ेगी। जाहिर है कि जब एक दफ़ा वेव पूरी निकल जाती है मुल्क भर में से तो फिर उसके बाद कोल्ड एयर फॉलो करती है, फिर सर्दी बढ़ जाती है। तो आप कह सकते हैं कि 6 या 7 जनवरी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा। बिल्कुल ठीक सरदार साहब, स्पेसिफिकली ज़रा कराची के हवाले से हमें बताइएगा कि कब वहाँ पे बारिशें हो रही हैं, कब तक रहेंगी और ठंड की शिद्दत में कितना इजाफा हो रहा है या रुक जाएगी ये शिद्दत? देखिए, कराची में तो कोई ऐसा बारिश का इम्कान नहीं है, बल्कि पूरे सिंध में कोई ख़ास इम्कान नहीं है। अपर सिंध में कुछ सखर लड़काना वगैरह की तरफ, क्योंकि बलूचिस्तान से जब वेव निकलती है अपर सिंध को छूती हुई या टच करती हुई, तो वहाँ हो सकता है कुछ हल्की फुल्की कहीं बूंदाबांदी हो जाए। अदरवाइज़ बलूचिस्तान से ही जहाँ पर बारिश हो भी चुकी है और मतलब अब आगे भी इम्कान है आज के दिन, तो आज के शाम या रात तक ये वेव यहाँ से निकल जाएगी बलूचिस्तान के ऊपर, जिन इलाकों में बारिश हो रही है वहाँ से। तो कराची में कल से सर्दी बढ़ जाएगी। कराची के पूरे सिंध में और बलूचिस्तान पूरे में सर्दी कल से बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ से कल के बाद क्लियर होना मौसम शुरू हो जाएगा। तो ज़ाहिर है एक दफ़ा आपकी बारिश पर और बर्फ़बारी वाली वेव जो है आगे शिफ्ट होती है तो उसके पीछे कोल्ड एयर आती है। तो अभी कराची का टेम्परेचर 11 रिपोर्ट हुआ है। आज भी गुज़श्ता कल तो तकरीबन 13 हो गया था। एक दिन पिछले दिन बढ़ा था, लेकिन अब कल से और इसमें सर्दी आना शुरू हो जाएगी ज़्यादा शिद्दत की, और टेम्परेचर 7-8 डिग्री की रेंज में। बिल्कुल ठीक है, यानी कराची में जो टेम्परेचर है सिंगल डिजिट पे चला जाएगा। अच्छा सर, सियाहों का बड़ा पसंदीदा मकाम है मलिका कोसार मरी, ये बताइएगा वहाँ बर्फबारी के कब से इम्कानात है और दीगर बालाई इलाकों में बर्फबारी कब से हो सकती है? देखिए, बर्फबारी कुछ जगहों में तो अच्छी हुई है, जैसे कालाम में 14 इंच से ज़्यादा बर्फबारी हुई है, यानी कोई तकरीबन 3.5 फीट कह सकते हैं आप, इतनी बर्फबारी हो चुकी है। इसी तरह से चतराल में भी हुई है अच्छी, और जो आपका दूसरा मालम जब्बा है और इस तरह से कुछ और स्टेशन हैं उधर कागान नारान की तरफ भी हल्की फुल्की हुई है, और इस तरह से गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के चंद के इलाकों में भी। तो जैसे मैंने कहा कि अगले 3 दिन तक ये वेव परसिस्ट करेगी, तो इसका मतलब है कि इस दौरान में होगी बारिश भी होगी और बर्फबारी भी मज़ीद होगी। और मरी में भी मेरे ख्याल में आज नहीं तो कल हो जाएगी, यानी 4 और 5 का ज़्यादा इम्कान है। बिल्कुल ठीक। फिर तो सयाहों का सरफराज साहब वीकेंड बड़ा अच्छा रहने वाला है। आपने प्रेडिक्शन कर दी है कि जनाब कल से बर्फबारी का मरी में आगाज हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो जनाब, अगर आपका कोई प्लान है तो बर्फबारी देखने के लिए तो तैयारी मुकम्मल कर लें, क्योंकि सरदार सरफराज साहब ने तो बता दिया कि जनाब कल से बर्फबारी का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। और उज़ैर, आपको पता है जब भी बर्फबारी की बात हो, ठंड की बात हो, ज्यादा शिद्दत की ठंड की बात हो, सर्दी की बात हो, तो हमेशा एक चीज हम मिस कर जाते हैं, वो है एक्सरसाइज करना, जिम करना, और हम सुस्त हो जाते हैं, काहली का शिकार हो जाते हैं। अब किस तरह ठंड के अंदर बहुत ज्यादा खा रहे हाँ, वो तो साथ साथ चल ही रहा था। तो इसी हवाले से इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में उज़ैर मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह की एक्सरसाइजेज आप घर के अंदर मौजूद रह के कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अच्छा उज़ैर, ये बताएं कि देखिए सर्दियों के दिन ना आपको पता है खाबे भी बड़े मज़ेदार होते हैं, सौगातें भी हैं सर्दियों की। किस तरह से अपने आप को सर्दियों में फिट रखें, बुनियादी सवाल तो यही है। वेल अगेन बात वही कंट्रोल करना पड़ता है आपको, और ये एक सेल्फ कंट्रोल है। और जो बंदा अपना थ्रू आउट द ईयर डिसिप्लिन लाइफस्टाइल गुजारता है तो ऑफ कोर्स उसके अंदर ये चीज़ डेवलप हो जाती है कि वो कोई भी हलवा देख के,
भटूरे देख के पिघलता नहीं है। पूरी देख के तो वो अपने आप को सरेंडर नहीं करता फौरन से। सही, अगर उज़ैर कोई अच्छा पिघल जाए, थोड़ा बहुत खा सकते हैं। हाँ अगर कोई पिघल जाए तो फिर टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप किसी को टेस्ट चेक रहे हैं दैट्स फाइन। ठीक अगर है। आपको पता है कि समथिंग यू आर टेकिंग एज अंडर कंट्रोल, बट उस पे वो मतलब टूट इतना भी पड़ना, नफ्स पे जबर ना करें कि आप एक स्पून भी जो है ना वो टेस्ट ना करें। आई थिंक डिप्राइव सिचुएशन में जाना इज फार नॉट, मतलब मैं तो दैट मींस अच्छा आप नहीं। पोर्शंस में खा सकते हैं लेकिन क्वांटिटी का ख्याल पोर्शन भी ज्यादा हो जाता है ना। पोर्शन भी ज्यादा है। यू कैन नॉट डिफाइन कि पोर्शन है क्या वो। ओहो, तो फिर किस तरह तो हम- चखना मतलब चखना। चखना टेस्ट कि करना, आपने वो ये किसका one taste spoon लेना है, ये one- बहुत ही मुश्किल काम one or two उज़ैर आपने spoons जो है बता ना, दी enough है है। मेरा ख्याल है। एक्सरसाइज के हवाले से बताइए कि घर पे रह के आप किस तरह की वेल एक्सरसाइज जिस तरह का आजकल मौसम है, फॉग भी है, कुछ बाहर स्मॉग भी हल्की हल्की है, तो उस जी। लिहाज से आई थिंक प्राइमरीली आई थिंक आपको बहुत से ऐसे बॉडी वेट वर्कआउट जो आप घर पे कर सकते हैं टू स्टे इन योर एक्टिव लाइफस्टाइल, ताकि अपना ये ना हो कि जी मैं आज धुंध की ऐसे बाहर वॉक करने नहीं जा सकती या नहीं जा सकता, आज मैं रनिंग पे नहीं जा रहा, समथिंग लाइक दिस। देखिए सुबह तो फिर धुंध बहुत ज्यादा होती है ना, आपने पार्क तक भी जाना तो जनाब गाड़ी पे जाना है, बिल्कुल। और फिर ग्राउंड में भी कुछ नजर नहीं आ रहा आपको, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। कौन सी फिर एक्सरसाइजेज हैं जो घर पे आप कर सकते हैं? बहुत से बॉडी वेट ट्रेनिंग्स हैं जिसमें आप लंजेस कर सकते हैं, आप उसमें रोप्स के साथ कुछ कर सकते हैं घर में, अगर आपके पास कुछ उज़ैर डंबल्स वगैरह भी- लेंजेस के लिए तो थोड़ी जगह ज्यादा दरकार नहीं होगी, आप स्टैटिक रह के भी एक जगह पे वो। स्टैटिक कर सकते हैं, कोई मसला नहीं बात नहीं। ठीक है। आप वर्कआउट कर सकते हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। मतलब आप प्रेफर करें वर्कआउट जरूर कीजिए और फुल बॉडी देखिए वर्कआउट बॉडी का एक कीजिए। फिजिकल एक्टिविटी टाइम है, वो आपने इसको देना है। वो 40-45 मिनट जो आप नॉर्मल समर में भी दे रहे हैं, हर सीजन में दे रहे हैं, अगर आप बाहर नहीं जा पा रहे तो आप यहाँ अच्छा पे ये बड़ी अच्छी चीज़ है उज़ैर, ये बताएं कि समर्स में मतलब जिस तरह से आप चीट कर रहे होते हैं, हमें ज़्यादा करनी चाहिए एक्सरसाइज को, ज़्यादा टाइम देना चाहिए एक्सरसाइज को? नहीं, इंटेंसिफाई करने की जरूरत नहीं होती। आपका बस ये होता है कि जो स्टैंडर्ड आपने मेंटेन किया हुआ है, आई प्रेफर, मैं सबको बोलता हूँ 40-45 मिनट वर्कआउट गुजारो, बस दैट्स इट। और विंटर्स और समर्स में यही है, जो मर्जी सीजन हो सर, और ये दौरानिया काफ़ी है। बहुत। अच्छा, तो उज़ैर, उज़ैर मेरा मुझे- ख्याल है कुछ एक्सरसाइजेज जो मुझे है वो उससे पहले सप्लीमेंट्स के हवाले से बता दीजिए जी, कि जी। लेनी चाहिए आपको विंटर्स में या नहीं, नहीं सप्लीमेंट्स का ताल्लुक सीजन से नहीं होता, सप्लीमेंट का है। ताल्लुक आपकी बॉडी रिक्वायरमेंट से लेकिन डाइजेशन हमारी स्लो हो जाती है विंटर्स के अंदर। मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा विंटर्स में डाइजेशन स्लो नहीं होती, मेटाबॉलिज्म थोड़ा हाँ, तेज काम बिल्कुल, करता है। आप हाँ। देखोगे कि आपको सर्दियों में भूख ज्यादा लगती है एज कम्पेयर टू समर्स। ठीक है, सो ठीक है। जो सप्लीमेंट्स का इनटेक है वो आपकी एज अ फ्यूलिंग एजेंट काम करता है। तो सप्लीमेंट तब आप लें, देखिए सिंपल सी फिलॉसफी है, बताएं। आपका अगर कैलोरी इनटेक पूरा नहीं हो रहा नॉर्मल डाइट से, तो यू नीड टू टेक सप्लीमेंट, सिंपल इज दैट। ठीक है, सो तो इसके अंदर ये सोचना, हाँ ये मैं ज़रूर कहूँगा, हर प्लेटफॉर्म पे कहता हूँ कि सप्लीमेंट्स की जब आप चुनाव करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, तो ऑथेंटिक रिसोर्स का होना बहुत ज़रूरी है। जो आप उसकी सोर्सिंग कर रहे हैं, तो यू शुड बी 100% श्योर कि मैं ये चीज़ खा रहा हूँ ये ओरिजिनल है। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि ये बड़ा मसला है, हर चीज चलें, में दो अब नंबर ही है। उज़ैर मेरा exercise ख्याल की है तरफ आ कुछ जाएं। एक्सरसाइजेज जो हैं वो आज आप हमें बता दें, हमारी ऑडियंस को भी, और अगर वो इरादा कर लें इसे करने का तो फिर क्या ही बात है। अच्छा एक्सरसाइज में सिंपल है कोई सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं? अच्छा सिंपल, आपने वार्म अप से अगर स्टार्ट करना है तो वार्म अप के लिए आप अपने बाजू को ऐसे ओपन करें और रोटेशंस में जाएं, ठीक है ना। ये आपके शोल्डर रोटेशन में है। ये आप ऑफिस में भी कर सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज। आपका रोटेटर कफ जो होगा ये थोड़ा सा वार्म अप हो जाएगा, ठीक है ना। आवाज वैसे भी आपको शोल्डर्स जो हैं बहुत स्टिफ हुए होते हैं आपके एग्जैक्टली, benders में। क्योंकि ज्यादा प्रेशर आपका शोल्डर्स पे होता है। ठीक उसके बाद आपने नॉर्मली स्टार्ट करना है, तो आप जंपिंग जैक्स करते हैं। अब आप उसको लो इंटेंसिटी पे कर सकते हैं, हाई इंटेंसिटी पे कर सकते हैं। वो किस तरह ठीक है, अगर जो आप लो इंटेंसिटी पहले बताता हूँ, आपने सिंपल ये करना है, ये ओके ठीक है। ऑन योर टोज, ठीक है ना। हाँ। इसके आप रिपीट कर लें, ये तो बिल्कुल बिगिनर्स के लिए भी उज़ैर आप बता रहे हैं। बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई ऐसी आपको अपना जहन नहीं बनाना पड़ता एक्चुअली। हाँ, बिल्कुल ठीक अच्छा, है। अब इसको अगर आपने हाई इंटेंसिटी में जाना है तो आप इसको ऐसे कर लें, जो हम नॉर्मली देखते हैं लोग कर रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक है। अगेन 10 से 15 रेपिटेशंस ये के अच्छा दरमियान। वार्म अप है अगर आप एक्सरसाइज करने लगे हैं जिम में, तो उससे पहले ये अच्छा वार्म अप दिस इज वेरी गुड वार्म अप ऑनेस्टली स्पीकिंग। देखें जब आप ऑन द टोज आ रहे हैं, आपके आर्म्स भी मूव हो रहे हैं, लेग्स भी मूव हो रही हैं, शोल्डर भी मूव हो रहा है, तो आपकी पूरी बॉडी जो एंगेज हो रही है हर जगह से हो रहा ठीक है है। इसका। उसके बाद देन व्हाट यू कैन डू, आप सिंपल रोटेशंस करें अगेन आर्म्स उसके लिए, शोल्डर के लिए। अच्छा। इसको मूव करेंगे। नाउ आपने सर्कल्स बनाने, क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी बिल्कुल क्लॉकवाइज। ठीक है। दिस इज अगेन वेरी गुड। इट हेल्प्स यू टू ओपन अप योर शोल्डर ब्लेड्स, अगेन चेस्ट, दोनों चीजें आपको ओपन हो जाती हैं और अच्छा वार्म अप मिल जाता है। जो आप लंजेस की बात कर रहे थे, द स्टैटिक लंजेस, दिस इज वेरी इजी। ये देखें, ये दिस इज द पोजीशन, यू गो बैकवर्ड वापस। और इसमें बैक आपने अपनी स्ट्रेट अच्छा, इसमें बैक आपकी स्ट्रेट है, आपका सारा प्रेशर जो है वो आपके क्वाड्रिसेप्स के ऊपर है। दीज आर द क्वाड्रिसेप्स, ठीक है। हाँ। पिछला अच्छा एंगल। उज़ैर ये भी बताएं कि जब आप जिम में कर रहे हैं या किसी अच्छी स्पेस पे कर रहे हैं, तो आपका जो दूसरा नी है वो टच करना चाहिए ग्राउंड को? ये बहुत ये से लोग, जरूरी है? ये बहुत से लोगों का सवाल होता है। हाँ। देखें बॉडी की जो बेहतरीन फॉर्म होती है वो ये होती है जब आपका फ्रंट लेग
और बैक लेग दोनों 90 डिग्री बनाएंगे। ओके, दिस इज द बेस्ट फॉर्म। ठीक है। जो लोग यहाँ चले जाते हैं तो वो ज्यादा हो जाता है। ये लंच के लिए गलत लेकिन पोजीशन है। स्टार्टिंग में उज़ैर मेरे ख्याल में जिस इंसान को आदत नहीं है वर्कआउट की, तो वो एकदम से इतनी पोजीशन नहीं बना सकता एक्यूरेट, उसके लिए क्या है? उज़ैर मेरा ख्याल है उसके कि लिए ये क्योंकि जब आप जिसको अपना आदत है ना वही इसी तरह हाँ। की एक्यूरेट पोजीशन जब बना नी भी आप सकता है। टच करते हैं तो मेरा ख्याल है आपकी हैमस्ट्रिंग ज्यादा जो है ना वो अच्छा, नी अगर टच कर उस देंगे पे आ तो रहा कोई होता आपको फाइन नहीं करेगा, अच्छा, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, ओके, ठीक है, done। अब ठीक है। आपने अगर लेट से ये 50 इयर्स का एक बंदा कर रहा है और एक 30 इयर्स का बंदा कर रहा है, तो अगर Difference तो हाँ, होगा, बिल्कुल अगर आप हम्म। यूं सपोर्ट फील करते हैं दैट्स फाइन, बट उसकी रीजन ये होती है जब आप नी यूं लगाते हैं जी। तो आपकी नी कैप पे प्रेशर बहुत आता है, हम्म, तो उस प्रेशर सही। के लिए या तो लेयर जो हो वो बहुत मोटी हो तो दैट्स फाइन, अगर लेयर पतली है और हार्ड है तो नी पे कोई चोट लगने का खतरा हो सकता है, कोई डैमेज या इंजरी होने का ठीक खतरा है, हो ठीक सकता है। अच्छा, मुझे ये बताइए क्रंचेस के हवाले से बेली फैट को कम करने के लिए कौन सी एक्सरसाइज करें? ये आया ना जी अवाम का सही सवाल जो है। इसमें सबसे हर बंदा आसान- पूछ रहा होता है। इसमें सबसे पहले आता है आपका फ्लटर क्रंचेस, ठीक है ठीक है। ना, या फ्लटर किक्स बोलते हैं उसको। आपका पूरा वेट जो होगा वो एल्बो पे होगा, ये पोजीशन ओके। आपकी, ठीक है। ये आपकी लेग्स हैं, इनको स्ट्रेट रखना। ये मैं All right। ये इसकी मैं अल्ट्रा स्लो मोशन बता रहा हूँ, बिल्कुल ठीक ठीक ये है। इसकी मोशन ये है, हम्म, और ये जबरदस्त। आपका वापस जाते हुए पैर नीचे लगना नहीं चाहिए, सो एंटायर अब प्रेशर ये, इज कमिंग हियर। अच्छा, middle इसमें भी एक ab- डिबेट है लोअर बेली पे। लोअर कि आपने अपना पाँव यूं रखना है या स्ट्रेट रखना है। नहीं नहीं, इसमें पाँव आपके स्ट्रेट होने चाहिए, स्ट्रेट हो जाए योर नी शुडंट बी बेंडेड लाइक दिस, ऐसा नहीं होना चाहिए, इट शुड बी लाइक दिस। ओके ओके, सो ये एक चीज है। उसके बाद हम रेगुलर क्रंचेस जो लगाते हैं वो ये, अगेन स्टे ऑन द एल्बो, और आपने इसको ऐसे करना है, लेग रेसेस, लेग रेजेस। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक है। और ये इसका भी असर लोअर आपका- बेली पे ज्यादा आता है या ओवरऑल पूरी आपके ये पेट अगेन पे? ये दोनों वर्कआउट जो है आपके लोअर पाउच पे इम्पैक्ट करेंगे। बिल्कुल सो ठीक है। जो सबसे ज्यादा लोगों का मसला होता है, अगेन अब आप साइड्स का मसला होता है, इसको मैं अपनी जबान में नेटफ्लिक्स वर्कआउट भी बोलता हूँ। अच्छा अच्छा लाइक दिस, ये पोजीशन में जाके आपने ये हाँ। करना। सो दीज रियली जबरदस्त। हेल्प्स फॉर द साइड्स, और जो easy साइड भी बहुत है वो इजी है, हाँ। तभी कहते हैं ना आपके नेटफ्लिक्स स्टाइल है ये। सो ये साइड बल जो आपका बना हुआ है ये आपका रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल दिस ठीक इज है। वेरी इजी वर्कआउट। ये आपकी साइड्स के लिए और क्रंचेस के लिए अगर आपको बेली फैट का इशू है तो इम्पैक्ट दिस लोअर पाउच साइड और बल। उधर जिनका Sides। सेंटर में फैट है खास तौर पे, ये भी एक लोगों का होता है ना कि कुछ का लोअर में बहुत ज्यादा, कुछ का सेंटर में फैट होता है, उसके लिए कौन सी एक्सरसाइज ज्यादा आपका इफेक्टिव है? बेली फैट ही होता है नॉर्मली, ठीक है। अच्छा, बेली फैट के लिए अब आप ये वर्कआउट करें, गेट इनटू अ कैट पोजीशन, ठीक है ओके, ना। ये शोल्डर के नीचे आपकी पाम होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। और आपने इसको हम जैसे डोंकी किक्स बोलते हैं, ये। अच्छा, ये मिडिल ऐप के लिए सो ये आपका कोर, जिसको आप कह रहे हैं ना कि ये द मिडल ऑफ द एरिया जहाँ पे यस स्वेल्ड होता है, उस पे इम्पैक्ट करता है आपकी हैमस्ट्रिंग को, आपकी ग्लूट्स को और आपकी लोअर बैक को। तो एट द वन टाइम इट्स इम्पैक्टिंग ऑलमोस्ट 4 to 5 मसल्स। ओके, बिल्कुल दिस ठीक। इज रियली गुड। मतलब अगर आप थैंक यू सो मच उज़ैर, बहुत शुक्रिया शुक्रिया आपका उज़ैर, बड़ी इतनी अच्छी बेहतरीन आपने आज एक्सरसाइजेस exercises बताने बता के दी लिए। हैं। एग्जैक्टली। तो अभी वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का। नाजरीन, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। अब कुछ बात कर लेते हैं सियासी दर्जा हरारत की। तो गुज़श्ता रोज़ हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर हुआ। पीटीआई ने अपने मुतालबात तहरीरी तौर पर पेश करने की बजाय फिर से ज़बानी कलामी हुकूमत के सामने मुतालबात रखे। मीटिंग के एलामिये में यह बताया गया कि पीटीआई ने बानी समेत तमाम सियासी कैदियों की रिहाई, 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया है, और साथ ही ये कहा है कि मुतालबात अगली मुलाकात में तहरीरी तौर पर पेश कर दिए जाएंगे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा इरफान सदीक़ी का कहना है कि अपोजिशन ने बानी पीटीआई से मुलाकात करनी है, इसके बाद अगली मीटिंग की तारीख तय होगी। मगर इतलात ये आ रही हैं कि मुज़ाकरात का अगला दौर 6 जनवरी के बाद होगा, लेकिन तहरीक इंसाफ अपने मुतालबात पर डटी हुई है। सलमान अकरम राजा ने बताया कि बानी पीटीआई का हुक्म है, मुतालबात पर कोई समझौता नहीं होगा और इस पर डटे रहना है और पीछे नहीं हटना। इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सियासतदान चौधरी दानियाल अजीज साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा सबसे पहले कि पीटीआई ने अपने जो 2 मुतालबात सामने रखे हैं वो किस हद तक जायज़ हैं, आपको क्या लगता है? जी, मेरे ख्याल में मुतालबात उनके बिल्कुल जायज़ हैं। उसकी वजह यह है कि वो कह रहे हैं कि जो इंसाफ का तरीक़ाकार है फराहम करने का, वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। लेकिन जो ये कह रहे हैं कि रिहाई का मसला बना हुआ है, उसमें ज़ाहिरी बात है जो अदालतें हैं वो उन्होंने ही करना है, तो उसमें हुकूमत किसी हद तक बेबस है कि वो किस तरह से उनकी मतलब रिहाई करे। क्या वो पार्डन चाहते हैं प्रेसिडेंशियल, या किस किस्म का वो
सिलसिला होगा, तो उसमें वाज़ेह तौर पर जहाँ पर सेंटेंसिंग हो चुकी है वहाँ तो अदालत में ही कुछ करना होगा। अच्छा दानियाल साहब, हुकूमत ने पीटीआई से मुतालबात तहरीरी तौर पर मांगे थे, मगर पीटीआई ने दूसरे दौर में भी तहरीरी चार्टर ऑफ डिमांड पेश नहीं किया। पीटीआई के दो मुतालबात हैं, तहरीरी तौर पर ये क्यों नहीं दिए जा रहे, और दूसरी जानिब आपको किस हद तक लगता है कि ये मुतालबात मुस्बत चल रहे हैं? क्योंकि अलामा राजा नासिर अब्बास तो बड़े मुतमईन है, उन्होंने कहा कि पॉजिटिव बातचीत चल रही है हमारी। जी पॉजिटिव चल रही जरूर है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि पीटीआई कोई सिंसियर है इन टॉक्स में, क्योंकि वो एक पॉपुलर वेव पे चल रहे हैं और उनका पुराना भी वतीरा यही है और आज भी वो। तो दानियाल साहब, कता कलामी की माजरत क्या लगता है, फिर पीटीआई टाइम बाय कर रही है सर? जी बिल्कुल, इसमें चाइनीज एक मुहावरा है बड़ा फेमस कि टॉक टॉक फाइट फाइट। तो उसमें वो कहते हैं कि जब आप लड़ाई कर लें और आप थक जाएं, आपको वक्त चाहिए अपने आप को संभालने के लिए, दोबारा इकट्ठा होने के लिए, तो फिर आप टॉक्स में चले जाते हैं। जब टॉक्स में आपको वक्त मिल जाता है, आप चीज़ों को देख लेते हैं, कोई नया अंदाज आ जाता है, कोई तरीका बन जाता है, तो फिर आप दोबारा से लड़ाई की तरफ जाते हैं। तो ये तो मेरे ख्याल में वाज़ेह है, क्योंकि पीटीआई पहले भी ये कर चुकी है मुख्तलिफ बहानों से कि जी हम सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे, और इनकी चॉइस ये होती थी कि ये किसी तरह अपोजिशन करें। हालांकि पहले भी इनको बहुत मरतबा ये कहा गया था, इवन ड्यूरिंग केयर टेकर और ऐसे मौके आए थे, लेकिन उन्होंने उनको अवेल नहीं किया। तो दानियाल साहब, ये जो 6 तारीख दी गई है, 6 तारीख को हम देख रहे हैं कि काहम फैसला भी आना है बानी पीटीआई के खिलाफ, तो इस पॉलिसी पर अमल पैरा है तहरीक इंसाफ के तेल देखो, तेल की धार देखो? नहीं, मेरे ख्याल में ये अपनी जो स्ट्रीट प्रोटेस्ट है उनका मेन चॉइस यही है, और ये सिर्फ ये वक्त खरीद रहे हैं कि हालात थोड़े बदल जाएं। जनवरी की 20 तारीख पे इनको बहुत उम्मीदें वाबस्ता है, क्योंकि कुछ खतूतो खताब, कोई ट्वीट फीड, कोई इस तरह की चीजें सामने आई हैं, और वो समझते हैं कि शायद उस वजह से। तो दानियाल साहब, उम्मीद बर आ सकती है 20 जनवरी को? मेरा नहीं ख्याल। देखें, पाकिस्तान में मिसालें मौजूद हैं। एक साहब थे जिन्होंने हेल्थ डिपार्टमेंट के अफसर थे, उनका नाम अफरीदी साहब था। उन्होंने ये स्वाब्स के जरिए एबटाबाद में चेकिंग की, और उसमें से पता चला कि जो जहाँ पर उसामा बिन लादेन थे वहाँ की भी उन्होंने पैरवी करनी थी कि पता चल जाए कि यहाँ पर कौन है, और वो एक्चुअली किसी और की बहस्ट पे ये काम कर रहे थे। तो जब वो पता चला, आज तक अमेरिका ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया कि किसी तरह वो रिहा हो जाएं, लेकिन उसमें किसी किस्म की कोई पेशरफ्त नहीं हुई। और इसी तरह से अगर आप इसका मुतबादल देखें तो आफिया सिद्दीकी का केस है, जहाँ पाकिस्तान ने एड़ी चोटी का जोर लगाया लेकिन कोई पेशरफ्त नहीं हुई। इसलिए मैं समझता हूँ कि वो जो है वो पाकिस्तान वही करेगा जो पाकिस्तान का कानून कहता है। नो डाउट। अच्छा दानियाल साहब, ये भी हमें बताइएगा, फौजी अदालतों से सजा पाने वाले 19 मुजरिमों की इंसानी बुनियादों पर सजाएं माफ़ कर दी गई हैं। ये फैसला मुल्की सियासत पर कितना असरअंदाज हो सकता है? मेरे ख्याल से ये चीज़ सामने आती है इस हरकत से कि कोई ऐसा नहीं है कि मतलब अपने लोगों के कोई खिलाफ है ज़हनी तौर पर, या इससे कोई बात है। जो मर्सी पिटिशन है उन्होंने उनको रिहा कर दिया, तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। मैं समझता हूँ कि इस तरह की हरकत जो है पाकिस्तान के लिए नागुज़ीर है, वो नहीं बर्दाश्त करेंगे। लेकिन दूसरी जानब ये भी है कि अगर कोई रिमोर्स शो करे तो फिर उसमें पेशरफ्त भी हो सकती है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी की निशानी है मेरे ख्याल से। अच्छा दानियाल साहब, एक बार फिर से अगर मुज़ाकरात के बारे में बात कर लें, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए, आप सीनियर सियासतदान हैं, बेहतर अंदाज में समझा सकते हैं। सर, मुज़ाकरात जब होते हैं तो कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर होते हैं, सीधा सा उसूल है। अगर सब कुछ पीटीआई ले जाएगी, अपने मुतालबात मनवा लेगी, तो फिर क्या हुकूमत कोई अपना मुतालबा नहीं सामने रखेगी, कोई चीज़ नहीं मनवाएगी, सिर्फ देने पे जोर होगा हुकूमत का? मेरे ख्याल में हुकूमत का इस वक्त जो मसला बना हुआ है वो ये है कि उनकी जो तमाम पॉलिसी इनिशिएटिव्स थे उनमें कोई खास पेशरफ्त नहीं हो रही। मसलन जो IMF के साथ मुआहदा हुआ है इनका, उसमें अगर आप देखें तो वो ताजर दोस्त ऐप जो है वो बुरी तरह फेल हो गई है। रियल एस्टेट पे टैक्स नहीं लग सका, एग्रीकल्चर टैक्स नहीं लग सका, और खसारा जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। जबकि मार्च लूम कर रहा है, क्योंकि मार्च में IMF का रिव्यू आना है, तो सिर्फ 2 महीने रह गए हैं। और इन चीज़ों का सामना करने के लिए जो मसलन बिजली का मसला है उसमें चोरी जो है वो नहीं ख़त्म हो सकी इनसे, और टैक्स जो है वो ओवरऑल जिस 1% को ये लगाना चाह रहे हैं वो भी नहीं सामने आ सका। और इस तरह से खतरा गुर्बत से नीचे 13 मिलियन लोग और चले गए हैं। यानी पॉवर्टी रेट पाकिस्तान का वर्ल्ड बैंक के मुताबिक कल शाया हुआ है 25% तक पहुँच गया। तो मेरे ख्याल में वो फ्रंट जो है वो परफॉर्मेंस एंजाइटी हो रही है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है
वो फैसले लेने से कासिर है। बस टास्क फोर्स और दानियल साहब कुछ उन्होंने वसवसों का भी जिक्र किया है कल की तकरीब में। जी, वो जो उन्होंने अपना इल्जाम ठहराया है अशरफिया पे, तो वो तो खुद उसका हिस्सा है। तो यही तो इन्होंने काम करना है, तो ये तो कोई बात नहीं है, तो अपोजिशन वाली बातें हैं। और दूसरा उन्होंने वो जो एक ऊ की आवाज निकाली है उसमें मैं समझता हूँ कि वो पता नहीं, अल्लाह जाने वो बेहतर बता सकते हैं वो किसको कह रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में वो कह ये रहे थे कि काम तो मैं कर रहा हूँ लेकिन मैं थोड़ी सी प्रोटेस्ट भी कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल में उनसे जो है ना चीजें एक्चुअली हो नहीं पा रही। बिल्कुल ठीक है दानियल अजीज साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आप हमेशा अवामी मसाइल की बात करते हैं, बड़ा बैलेंस तज्जिया करते हैं और अवाम ये बड़ा पसंद करते हैं और हम शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे लिए वक्त निकालते हैं। आज भी आपने तमाम पहलुओं पर बड़े बेहतरीन अंदाज में रोशनी डाली। तो नाजरीन यहाँ पर ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होती है। कहीं मत जाइए, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। ब्रेक के बाद दोबारा से आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं और अब बात कर ली जाए एक ऐसे मौजू की जो कि ना सिर्फ नौजवानों बल्कि हर उस शख्स के लिए अहम है जो अपनी सलाहियतों को दुनिया के सामने लाना चाहता है और उससे पैसा कमाना चाहता है। यूट्यूब और फेसबुक दो ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन्होंने ना सिर्फ लोगों को अपनी सलाहियतों के इजहार का मौका दिया बल्कि उन्हें अपनी आमदनी का जरिया भी बनाया। पीटीए की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में फेसबुक सार्फिन की तादाद 6 करोड़ 4 लाख जबकि यूट्यूब सार्फिन की तादाद 7 करोड़ 17 लाख रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा गुज़िश्ता साल यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स की तादाद में 35% इजाफा देखने में आया। बहुत से पाकिस्तानी इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए घर बैठे डॉलर्स कमा रहे हैं, लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है ये सब कैसे मुमकिन है। तो जनाब आज के सेगमेंट में हम यही सब जानेंगे कि यूट्यूब और फेसबुक को अपनी अर्निंग का जरिया कैसे बनाया जा सकता है, कौन सी टेक्निक्स हैं जिन्हें आप 2025 में अपनाकर यूट्यूब चैनल फेसबुक के जरिए अपनी आमदन को बेहतर बना सकते हैं। तो इसी पर बात करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट फहद मलिक साहब। फहद, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। ये बताइएगा कि पाकिस्तान में रहने वाला जो एक आम क्रिएटर है वो यूट्यूब और फेसबुक के जरिए कितने पैसे कमा सकता है स्टार्ट में, और इन दोनों प्लेटफॉर्म्स में किस प्लेटफॉर्म पर ज्यादा पैसे कमाना मुमकिन है? देखिए, जहाँ तक आपके सवाल का दूसरा हिस्सा है कि किस प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा पैसे कमाना मुमकिन है, दोनों पे ऑलमोस्ट इक्वल ही है। फ़र्क सिर्फ ये पड़ता है कि आपका कंटेंट देखा कहाँ पे जा रहा है। अगर आपका कंटेंट पाकिस्तान में देखा जा रहा है तो आपको 1000 व्यूज़ पे तकरीबन 0.74 सेंट से लेके 0.9 सेंट तक मिलते हैं। कई दफ़ा कम भी होता है, 0.24 सेंट्स भी आपको 1000 व्यूज़ पे मिल रहे होते हैं और फिर वो बढ़ते बढ़ते $1 $2 तक जाता है, लेकिन पाकिस्तान में हार्डली टचेस $1। अगर वही कंटेंट बनाया आपने पाकिस्तान में, प्रोड्यूस आपने पाकिस्तान में किया, लेकिन आपकी ऑडियंस यूके, यूएसए, कनाडा में देख रही है, जैसे बहुत सारे पाकिस्तानी व्लॉगर्स इस वक्त जो कंटेंट बना रहे हैं वो उस टारगेट मार्केट के लिए बना रहे हैं जो पाकिस्तान से बाहर बैठी हुई है, यानी पॉलिटिकल कंटेंट बना रहे हैं जो ओवरसीज पाकिस्तानीज बैठे हुए हैं वो देखते हैं। तो आपको जब बाहर आपके यूके, यूएसए में कंटेंट देखा जाता है तो आपको 1000 व्यूज पे तकरीबन $3, $4, $8 तक भी जाता है। सो दोनों प्लेटफॉर्म्स का जो रेवेन्यू पर माइल हम इसको कहते हैं, माइल का मतलब होता है 1000। सो आरपीएम जो दोनों प्लेटफॉर्म्स का है वो वेरी करता है कि कंटेंट देखा कहाँ पे जा रहा है। लेकिन YouTube कंपैरेटिवली इस वक्त फेसबुक की मोनेटाइजेशन आने के बाद भी YouTube अपने क्रिएटर्स को ज्यादा पैसे देता है। उसके बाद अभी फेसबुक। अच्छा फहद, मुझे ये बताइए थोड़ा सा प्रिसाइजली और 1 बाय 1 स्टेप करके बताइएगा, अगर हम यूट्यूब के लिए कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं तो किस तरह स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए, और अगर फेसबुक के लिए होगा तो किस तरह के स्टेप्स होंगे? देखें, YouTube की मोनेटाइजेशन पाकिस्तान में इनेबल्ड है। सो अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं, आपके पास एक जीमेल अकाउंट होना चाहिए। उस जीमेल अकाउंट के थ्रू आप youtube.com खोलेंगे, वहाँ पे लेफ्ट साइड पे लिखा होता है क्रिएट अ चैनल, आप वहाँ से चैनल क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा इसका क्राइटेरिया समझा देता हूँ। YouTube आपको कहता है कि आपके पास 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए और आपने पिछले 1 साल में तकरीबन 4000 घंटे का कंटेंट आपका देखा जाना चाहिए। यानी कि अगर आपकी 10 वीडियोस हैं तो उन 10 वीडियोस को कम्युलेटिव मिला के जो व्यूज बनने चाहिए वो 4000 आवर्स बनने चाहिए। तब आप अपने कंटेंट मोनेटाइज कर सकते हैं। या फिर अगर आप शॉर्ट्स आपने देखी होंगी, बड़ा कंटेंट होता है और फिर शॉर्ट्स होती है, आपके पास 4000 घंटे होने चाहिए या फिर आपके पास 10 मिलियन व्यूज होने चाहिए शॉर्ट्स पे, तो आपका चैनल मोनेटाइज हो सकता है। ये YouTube का क्राइटेरिया है टू मेक मनी। कोई भी दुनिया में कहीं भी बैठे हुए, पाकिस्तान में मोनेटाइजेशन इनेबल्ड है, कहीं भी बैठे हुए आप अपना पाकिस्तानी अकाउंट लगा के एडसेंस क्रिएट होता है, YouTube के साथ वो लिंक होता है, वो आपके घर या
वो आ जाता है, पिन आ जाती है, या फिर आप अपना बैंक अकाउंट लिंक कर सकते हैं। यूट्यूब का क्राइटेरिया इस बिल्कुल सिंपल। फेसबुक थोड़ा सा डिफिकल्ट है। फेसबुक पाकिस्तान में, नेपाल में, आसपास के कुछ और ममालिक में मोनेटाइजेशन बंद है। यूके, यूएसए, फ्रांस, कनाडा, इंडिया, इवन हर जगह पे मोनेटाइजेशन फेसबुक की इनेबल्ड है, लेकिन पाकिस्तान में बंद है। सो फेसबुक की मोनेटाइजेशन का क्राइटेरिया भी मैं आपको समझा देता हूँ। फेसबुक आपको 3 तरह के पैसे देता है। एक कि अगर आप वीडियो कंटेंट क्रिएटर हैं तो फेसबुक आपकी वीडियो में ऐड चलाता है। वो ऐड जितने लोग करते हैं, यानी मैं अगर एडवर्टाइजर हूँ और मैं अपना ऐड रन करता हूँ और आप कंटेंट क्रिएटर हैं, तो वो ऐड आपकी वीडियो के दौरान चलेगा, मेरे से पैसे लिए जाएंगे, उसका एक हिस्सा आपको दिया जाएगा और बाकी पैसे फेसबुक रखेगा। ये होता है वीडियो कंटेंट क्रिएटर के लिए, यानी आपकी वीडियो पे एड्स रन किए जाते हैं। दूसरा, फेसबुक आपको मॉडल देता है रील्स का। ये वाला प्रोग्राम सबके लिए एक्सेसिबल नहीं है, ये इनवाइट ओनली है, अभी बड़े कंटेंट क्रिएटर्स को दिया जा रहा है। तीसरा है सब्सक्राइबर बेस्ड मॉडल, यानी कि आप अगर अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आप कहते हैं ये मेरी जनरल पब्लिक मेरा नॉर्मल कंटेंट जो मेरी फीड पे आ रहा है ये देखे। अदरवाइज मैं सब्सक्राइबर बेस्ड मॉडल लॉन्च करता हूँ कि आप महीने के मुझे $1000 या $10 या $15 दें और मैं आपके लिए एक्सक्लूसिव कंटेंट लाऊंगा। पॉलिटिकल लोग इस्तेमाल करते हैं, न्यूज के लोग इस्तेमाल करते हैं, मतलब एक्सक्लूसिव कंटेंट मिलेगा। अब फिर इन सबको मर्ज करके एक और 2025 में प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहे हैं जिसको वो कह रहे हैं कि फेसबुक कंटेंट मोनेटाइजेशन प्रोग्राम, जिसमें ये सब मर्ज होगा। जो मैंने, सॉरी बात थोड़ी सी लंबी होगी, जो पहला मैंने आपको बताया कि आप वीडियोस पे ऐड रन कर सकते हैं, उसके लिए क्राइटेरिया ये है कि आपके पास तकरीबन 10,000 फॉलोअर्स होने चाहिए आपके पेज पे, और आपका वीडियोस पे तकरीबन पिछले 60 दिनों में 6 लाख मिनट्स का व्यू टाइम होना चाहिए, तब आप अपने पेज को मोनेटाइज कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट पाकिस्तान से पॉसिबल नहीं है। सो उसका अच्छा फहद, जरा ये भी बता दें, ये बड़ा लोगों का सवाल होता है जो स्टार्ट करने वाले होते हैं, बिगनर्स, कि किस तरह का कंटेंट बनाया जाए। तो ये बताएं कि यूट्यूब और फेसबुक पर मुख्तलिफ निशेस, जैसे कि हम बात कर लें तालीम, तफरीह, टेक्नोलॉजी या पॉलिटिक्स, इससे मुराद क्या है और किस तरह का जो कंटेंट है वो बनाना चाहिए बिगनर्स को? देखिए, जब आप अपने फेसबुक की रील्स को स्क्रॉल डाउन कर रहे होते हैं, या मैं दोनों को अलग अलग बता देता हूँ, या यूट्यूब की शॉर्ट्स देख रहे होते हैं, तो आपको मुख्तलिफ तरह का कंटेंट नजर आता है। वो कंटेंट डिपेंड करता है कि आप किस किस्म के कंटेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। यानी अगर आप कॉमेडी का कंटेंट लाइक या अपने किसी दोस्त को शेयर करेंगे तो आपकी फीड में वो ज्यादा शो होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एल्गोरिथम ने मार्क कर लिया कि इसको कॉमेडी का कंटेंट पसंद है। मैडम अगर मेकअप का कंटेंट करती हैं, वो आप उसके साथ जब एंगेज कर जाएंगे तो एल्गोरिथम इसको पिक कर लेगा। इस वक्त 2025 में तकरीबन 3-4 निशेस हैं जो बहुत टॉप पे जा रही हैं, जिसमें पहली है AI जनरेटेड कंटेंट। AI जनरेटेड कंटेंट में ये है कि रोनाल्डो बैठा हुआ है, उसके पीछे पंजाबी का वॉइस ओवर लगा हुआ है और वो बात ऐसे कर रहा है कि लग रहा है कि रोनाल्डो बात कर रहा है, और लोग उस किस्म के कंटेंट के साथ रिलेट करते हैं। वो किसी भी फिगर का हो सकता है, वो किसी भी तरह का हो सकता है। दूसरा AI जनरेटेड कंटेंट ये है कि चांद पे गाड़ी चल रही है, मतलब कोलैप्स कर रही है, और वो इस किस्म की शॉर्ट वीडियोस। तीसरा कंटेंट जो मतलब ये दो आराम से मैनेजेबल निशेस हैं। इसके लिए आपको थोड़ी बहुत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नॉलेज होना चाहिए, आपके पास कोई एक अदर टूल होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे डेली एक टूल अच्छा फहद, आप टूल्स की बात कर रहे हैं, मुझे ये बताइए, आपने ये तो डिफाइन कर दिया कि इस तरह का कंटेंट फेसबुक के लिए होगा और यूट्यूब के लिए होगा। हमें ये बताइए कि स्किल की पॉलिश की जब हम बात करते हैं तो किस तरह की स्किल डेवलपमेंट होनी चाहिए एक इंसान के पास कि वो फेसबुक या यूट्यूब से कमा सके? आपके पास सिर्फ एक इंटरनेट होना चाहिए। आपके लिए पैसे कमाना मुश्किल नहीं है जी, क्योंकि once you have access to the internet, आपके पास एक और टूल है जिसका नाम है YouTube। तो YouTube पे आप जाके फेसबुक की मोनेटाइजेशन या यूट्यूब की मोनेटाइजेशन तो एक अलग चीज़ है। फेसबुक यूट्यूब आपको ग्राफिक डिजाइनिंग भी सिखा देगा, आपको वीडियो एडिटिंग भी सिखा देगा, आपको AI बेस्ड वो तमाम टूल्स भी बता देगा जिनके थ्रू आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ आपको एक, अगर हम स्किल्स की बात करें तो आपको हल्की फुल्की ग्राफिक डिजाइनिंग और हल्की फुल्की वीडियो एडिटिंग आनी चाहिए, जो आप अपने मोबाइल से भी कर। आपको कोई बड़े सिस्टम चाहिए। जो मैं निशेस की बात कर रहा था, मेकअप की निशेस बहुत ज्यादा वायरल है, जिसमें खातून खुद बैठ के बता रही होती है कि यार ये मैं करती हूँ, इस किस्म की मेरी स्किन रूटीन है, वो कंटेंट बहुत चलता है।
लीगल कंटेंट आजकल बहुत चल रहा है कि आपके राइट्स क्या हैं, आपको अगर कोई रोकता है तो आपको पता हो। फिर एंटरटेनमेंट का कंटेंट, लेकिन उस पर फिर थोड़ा सा फेसबुक आपको अलाउ नहीं करता, यूट्यूब आपको अलाउ नहीं करता कि आप किसी और का कंटेंट इस्तेमाल करें, बट एंटरटेनमेंट का कंटेंट भी अगर प्रोड्यूस हो सकता है। आप 4 दोस्त बैठ के कोई फनी काम कर सकते हैं, जैसे कुछ टीवी प्रोग्राम्स हैं जिनमें जुगतें चलती हैं, सो उन जुगतों के क्लिप्स बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे वायरल होते हैं। तो आपको स्किल्स, ये तो निशित थी, लेकिन आपको स्किल्स में सिर्फ हल्की फुल्की वीडियो एडिटिंग और आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आती हो तो आप आराम से इंटरनेट से पैसे कमा सकते हैं। और अभी 2025 में पाकिस्तान में भी फेसबुक की मोनेटाइजेशन इनेबल हो जाएगी। तो आई थिंक दिस इज हाई टाइम कि आप थोड़ा सा कंपटीशन ज्यादा है, लोग पाकिस्तान में। बिल्कुल ठीक है फहद, बहुत शुक्रिया आपका। और आपने बड़ा दुरुस्त कहा कि ये 2 स्किल्स जो है ना, एडिटिंग की और ये ग्राफिक की, और ये जरूरी नहीं है कि आप किसी इदारे से सीखें या किसी माहिर से सीखें। आप खुद भी ये ऐप्स डाउनलोड करें फोन में, इनके साथ आपको सिर्फ नेट की जरूरत है और आप इनके साथ अगर थोड़ा सा इन्हें यूज करें, इनके साथ फेमिलियर हो, तो आप खुद भी ये सीख सकते हैं। बिल्कुल। और नाजरीन, अभी वक्त है छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। नाजरीन, हर इंसान का हाथ एक कहानी सुनाता है, एक ऐसी कहानी जो उसकी शख्सियत, जज्बात और किस्मत की अक्कासी करती है। हथेली पर मौजूद हर लकीर, चाहे वो जिंदगी की हो, दिल की हो, किस्मत की हो, या अपने अंदर एक खास राज रखती है, लेकिन ये राज सिर्फ वही जान सकते हैं जो इन लकीरों को पढ़ना और समझना जानते हैं। हाथ और हथेली के इल्म को दस्तशनासी या पामिस्ट्री का नाम दिया गया है। इस मुनफरिद और दिलचस्प मौजू पर बात कर लेते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी गेस्ट मौजूद हैं जो ना सिर्फ हमारे हाथों पर मौजूद इन लकीरों के राजों से वाकिफ हैं, बल्कि उनसे ये भी जानेंगे कि उन लकीरों के जरिए शख्सियत और मुस्तकबिल के बारे में क्या कुछ मालूम किया जा सकता है। तो जी, प्रोग्राम में वेलकम कीजिए मारूफ एस्ट्रोलॉजर और पामिस्ट समराना शाह। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। समराना, सबसे पहले मुझे बताइएगा कि पामिस्ट्री होती क्या है? बहुत से लोग आपसे सवाल करते होंगे, हमें भी बताइए। और साथ ही साथ इसका जो इल्म है वो एक्यूरेट है? जी, पामिस्ट्री या जिसे हम दस्त शनासी कहते हैं, हाथ। अच्छा जी, सबसे बड़ी ऑथेंसिटी तो इस इल्म की ये है कि हमारा जो ब्रेन है वो हमारी हाथ की लाइंस के साथ कनेक्टेड है। जिस तरह से ब्रेन जो है वो करे, सपोज अगर आप ज्यादा ओवर थिंकर या ज्यादा सोचने वालों का हाथ देखोगे तो वहाँ आपको प्रॉपर जो है वो हाथ पे लाइनों का जाल बना हुआ होगा। या जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, फिर ये कि हाथ की लाइनें इस कदर इम्पोर्टेंट होती हैं। जैसे कि आप ये जान सकते हो कि आप कोई बंदा अगर खुदकुशी वाला है या एक्सट्रीमिस्ट है, या किसी बंदे की हादसाती मौत होने वाली है, वो हम जान सकते हैं। या फिर हम अपना एरिया या शोबा जो है वो किस तरह से हमें चूज करना चाहिए, वो हम हाथ की लकीरों से जो है जान सकते हैं। और फिर ये है कि एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी देती हूँ। 3 लाइनें जो आपको अपनी आप बर्थ से मिलती हैं, वो लाइनें चेंज नहीं होती। अच्छा, सिर्फ 3 लाइनें हैं जो बदल नहीं सकते। सिर्फ 3 लाइनें हैं जो नहीं बदलती, जिनमें जो है आपकी हार्ट की लाइन है जो ये प्लेसमेंट पे है, फिर उसके बाद जो है आपकी लाइफ की लाइन, और आपके ब्रेन की लाइन जो है ये यहाँ से। तो ये लाइनें जो हैं ये चेंज नहीं होती, ये आपको आपकी बर्थ से मिलती हैं जब आप पैदा होते हैं, और एंड लाइफ ये लाइनें। और समझाना, इन 3 के अलावा एक लाइन में देख रहा हूँ वो ओवरटेक कर रही है, वो किस चीज की लाइन? ये जो ओवरटेक कर रही है ना, ये है लक की लाइन। अच्छा, जितनी स्ट्रॉन्ग, जितनी डीप और जितना ही ये ओवरटेक करेगी उतनी आपकी जो लक है वो बढ़ती जाएगी और स्ट्रॉन्ग। अच्छा, ये भी कुछ देख के बता देते हैं कि जनाब, ये तो आपने बताया इंपॉर्टेंट कौन सी हैं लकीरें, कुछ लोग ये भी बता देते हैं कि आपकी जनाब कितनी शादियां होंगी, ये लकीरें भी हैं, कितने बच्चे होंगे, मतलब कौन कौन सी लकीरें हैं जनाब, ये जरा सबके बारे में बताएं हमें, सबके बारे में बताएं हमें। आप चाहते हैं हमारे पास कोई ना आए? मैं चाहता हूँ आप यहीं पे बता दें, देखें ना, कुछ मैं बता दूं, भले के लिए भी होता है लोगों को। बिल्कुल जी, ऐसा है जैसे कि शादियां जो हैं वो कितनी होंगी, या फिर अफेयर्स आपके कितने होंगे, या फिर जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स आपके कितने होंगे, ये भी जो है हम एनालिसिस कर सकते हैं हाथ की लकीरों से। या फिर ये कि शादियां कितनी सक्सेसफुल रहेंगी, ये भी जो है वो हाथ की लकीरों से। मैं वैसे मुझे जो है ना, मैं इस पे बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि अगर तमाम इल्म जो है उनमें से कोई सबसे ज़्यादा वर्थ रखता है तो मेरे ख्याल से पामिस्ट्री जो है, इससे ज़्यादा कोई इल्म वर्थ नहीं लगता। और इस पे एक पंजाबी कोड भी कहते भी हैं, नजूमी होवे चंगा ते कर दिंदा है नंगा। तो लोग तो लोग जाते भी नहीं है ना इस डर से कि अच्छा समझाना, आप अपने हाथ की जो है ना लकीरें सिर्फ दिखा के ये बता दें कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लकीरें हैं, किस किस चीज़ की हैं, डिटेल में ना जाएंगे।
ठीक है जी, जैसे हम ये मेरे हाथ की प्लेसमेंट है और लाइन इम्पोर्टेंट लाइन है हार्ट लाइन, ठीक है। ये इस प्लेसमेंट पे होती है हार्ट लाइन। अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है छोटी उंगली से एंड जुपिटर तक जा रही है, बिल्कुल ठीक है यहाँ तक। अच्छा जी, अब आप ये अंदाजा लगा सकते हो जिसकी जितनी हार्ट लाइन लंबी है और एंड तक जा रही है वो बंदा उतना ही अच्छा, सखावत वाला और ह्यूमैनिटी से भरा हुआ होगा। जितनी हार्ट लाइन जो है वो लिमिटेड है, छोटी है, चेंड है, वो बंदा जो है वो उतना ही दिल के मामलात में भी कंजूस होगा और वैसे उसका पर्सनैलिटी भी उसी तरह से होगा। तो इस हार्ट लाइन से आप किसी की पर्सनैलिटी का इजीली जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर उसके बाद जो मैंने दूसरी इंपॉर्टेंट लाइन बताई थी ब्रेन लाइन। ब्रेन लाइन इस कदर इम्पॉर्टेंट है कि आप किसी का ऑक्यूपेशन, फिर ये है कि अगर कोई जो है वो साइकोटिक या सीरियल किलर है या किसी को लाइफ थ्रेट है तो वो भी जो है हम ये प्लेसमेंट है यहाँ से फोर्थ जो है फिंगर यहाँ से स्टार्ट हो रही है और ये नीचे को जा रही है। ये ब्रेन किसी की बिल्कुल स्ट्रेट होती है, किसी की जो लाइन है वो नीचे को मून की तरफ जा रही है, माउंट की तरफ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जितने अगर इस पे कोई कट नहीं होना चाहिए, ना ही ये ब्रेक हुई होनी चाहिए। फिर जो है तीसरी इंपॉर्टेंट लाइन जो आप देख सकते हैं वो है लाइफ की लाइन। ये लाइन जितनी डीप, जितनी क्लियर, कोई कट नहीं होगा, उतनी आपकी जो लाइफ है वो क्लियर होगी, अच्छी होगी, तंदुरुस्त होगी। जैसे मेरी अगर आप देखोगे ये छोटी लाइफ है, थोड़ी लाइफ है, चलें गुनाह थोड़े कम हो जाएंगे तो लाइफ लाइन जो है वो ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं 3 लाइन। अच्छा समराना, आपने हाथ दिखा के तो हमें लाइंस के हवाले से आगाह किया, हमें ये बताइए कि ख़वातीन के लिए ऐसा कुछ है कि उनका लेफ्ट हैंड देखा जाता है या राइट देखा जाता है, और मर्द हजरात का कौन सा हाथ देखा या दोनों चलते हैं? बेसिकली क्या है कि दोनों ही चलते हैं, ठीक है, बट ये है कि ज्यादातर मर्दों का राइट हैंड देखते हैं, ये एक रूल ऑफ पामिस्ट्री जिसे कह लें, और वुमेन का लेफ्ट, लेकिन दोनों ही कनेक्ट होते हैं ऑब्वियसली ह्यूमन के साथ, ह्यूमन बॉडी के साथ, तो दोनों ही टैली करते हैं। अच्छा समराना, ये भी बताएं कि हाथ देख के किसी के मिजाज, शख्सियत का बताया जा सकता है या फिर उसके थोड़े से हाल और माजी के बारे में भी बताया जा सकता है, प्रेडिक्ट किया जा सकता है? बिल्कुल ऐसा है। आप ऑलमोस्ट जो है वो उनकी पास्ट लाइफ जो है, जो गुजरी हुई लाइफ है, उसको बहुत अच्छे से एनालिसिस कर सकते हो। और शख्सियत तो ऑब्वियसली जैसे ही आप हाथ का स्ट्रक्चर देखते हो उसी तरह से आपको उनकी शख्सियत का अंदाज़ा हो जाता है फौरी तौर पे। अच्छा समराना, ये बताइए इस तरह का कोई इल्म है कि पता चल सके कि आपकी पूरी ज़िंदगी में कितनी दफ़ा लाइंस चेंज होती है? क्योंकि ये लाइंस एक जैसी नहीं रहती हैं। तो हमने बहुत सारे लोग देखे हैं कि वो ओवर थिंकर होते हैं और इतनी लाइंस होती हैं उनके हाथ में कि आपका रीड करना बड़ा मुश्किल होता है, और आप जब देखते हैं उनके हाथ को तो बेशुमार लाइंस हैं। तो ये चेंज कितना वक्फे के बाद या कितने टाइम इंटरवल के बाद होती हैं? बिल्कुल जी, बाकी जो लाइनें हैं सिवाय उन 3 लाइनों के जिनका मैंने जिक्र किया है, उसके अलावा बल्कि ये तो आपकी अपनी ब्रेन पावर पे या मैनिफेस्टेशन का भी उस पर हम बात करेंगे, बहुत एक वास्ट चीज़ है। उसके ज़रिए जो है ख़ुद हम पॉजिटिव अगर सोचें और पॉजिटिव लें तो आपकी तकदीर और आपकी जो लकीरें हैं वो बदल जाती हैं और हम उनको बदल सकते हैं। अच्छा समराना, आपने कभी ना सड़क पे जाते हुए नोट किया होगा कि रिक्शास के पीछे, ट्रक्स के पीछे बड़ी बड़ी अच्छी लाइंस लिखी होती हैं, उसमें से एक ये भी शेर लिखा होता है जिसका दूसरा मिसरा ये है कि जनाब इन हाथों की लकीरों पे इतना एतबार ना करो, किस्मत उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। हाँ जी, इसमें कितनी हकीकत है, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये एक बड़ा पथेटिक क्वेश्चन है जो कि मुझे बड़ा ऑफेंड करता है फिर उन्हें कहें कि मिटवा दे इसको पीछे से। नहीं, इसका मेरे पास बहुत अच्छा आंसर है। कहता है कि हाथ नहीं है तो आप कैसे, फिर उनकी भी तो किस्मत है। ये इल्म जो है ये अल्लाह ताला ने इतना वसी रखा हुआ है कि अगर सपोज किसी के हाथ नहीं है तो हम उनके नेम से एनालिसिस करते हैं, नेम नहीं है तो फेस फीचर से एनालिसिस करते हैं, फेस फीचर्स भी नहीं है तो पैर से एनालिसिस करते हैं, अगर सपोज पैर भी नहीं है तो डेट ऑफ बर्थ तो है ना, पैदा तो हुआ है कभी, यानी वो बच नहीं सकता बिजनेस के दायरे से। इधर पैसा बचाने का कोई तरीका नहीं है। हम आपको बता सकते हैं आपकी किस्मत के बारे में। ठीक है समराना, अच्छा मुझे ये बताइए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि हम देखते हैं कि वक्त बदल रहा है, ज़िंदगी बदल रही है, लोगों के मामलात बदल रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो तजब्जब का शिकार हो जाते हैं, कन्फ्यूजन का शिकार हो जाता है। कभी ऐसा आपके साथ वाक़या हुआ, कोई क्लाइंट आपके पास आया हो, ठीक है, आपने उसको बहुत अच्छी अच्छी बातें कहीं और फिर वो खफा हो गया क्योंकि उसकी ज़िंदगी में वैसा हुआ नहीं, तो उसने शिकायत की कॉल करके कि ऐसा तो कुछ नहीं हुआ जैसा आपने कहा,
तो कैसे ट्रीट करती हैं ऐसे क्लाइंट्स को? बिल्कुल जी, ये अभी कुछ रिसेंटली ऐसा हुआ है कि कुछ लोग जो हैं वो 1 ईयर की जो है वो रीडिंग ले लेते हैं या एनालिसिस ले लेते हैं। उसके बाद से अभी जब न्यू ईयर स्टार्ट भी नहीं हुआ, स्टार्ट हुआ है अभी फर्स्ट डे हुआ है, तो उसने मुझे ये कॉल्स करना शुरू कर, आपने तो कहा था कि हालात बदल जाएंगे, अभी तक वैसा चल रहा है। अच्छा। तो मैंने कहा भाई हालात आपके बदलेंगे, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, मैंने आपको सिर्फ जो है एक गाइडलाइन अच्छी प्रोवाइड करनी है। और वो कहते हैं हर एक्सट्रीम चीज़ जो है वो वैसे ही हराम है, हर एक्सट्रीम चीज़। तो आपने इस चीज़ को इस तरह से नहीं लेना कि मेरा कोई, मैंने बता दिया वो हरफ आखिर है, आपने इसको पॉजिटिव तरीके से, अच्छे तरीके से गाइडलाइन के तौर पे लेना है, क्योंकि ऑब्वियसली और मेहनत भी करनी है, मेहनत करना बहुत जरूरी है, अल्लाह ताला के पास है। हाँ। हम तो अपनी, मैं तो अपनी बेसिकली मैंने प्रॉपर स्टडी की है, तो उस हवाले से आपको गाइडलाइन एक प्रोवाइड कर दूंगी। बाकी और ये कि उम्मीदें जरा कम रखा करें कि फौरी तौर पे जनाब जो है ना 1 जनवरी को ही तब्दीली आ जाएगी। ठीक हो गया सिमराना, बहुत शुक्रिया आपके मौजूदगी का, आपने बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया हाथ की लकीरों के हवाले से। तो नाज़रीन, मेहनत करना बिल्कुल मत भूलिए, लकीरों के साथ, प्रोडिक्शन के साथ मेहनत करना, स्ट्रगल करना बहुत ज़रूरी है। अभी वक्त हुआ छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। प्रोग्राम में अब वक्त हुआ है एक अहम सेगमेंट का, जो कि हमारा हेल्थ सेगमेंट है। सर्दियों के मौसम में जब भी बाहर निकले तो कहीं गर्मा गर्म मकई और छलियाँ जो हैं बुनी जा रही होती हैं, तो कहीं शक्करकंदी और उबले हुए, बिल्कुल हाँ, उबले हुए अंडे और सिंघाड़े हमारी तवज्जो का मरकज बनते हैं। ये स्ट्रीट फूड्स कितने अहम है हमारी हेल्थ के लिए, हमारी ग़िज़ा के लिए, तवानाई के लिए, आज हम जानेंगे। आज के हेल्थ सेगमेंट में हम इसी पर डिस्कशन करेंगे कि ये सादा और बज़ाहिर आम दिखने वाली खुराक हमारी सेहत के लिए कितनी फ़ायदेमंद है और इनके इस्तेमाल का दुरुस्त तरीका क्या है, और इन चीज़ों को खाते वक्त हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो हमारे साथ शो में मौजूद है माहिर ग़िज़ाइयत डॉक्टर अमारा अतर। अमारा, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा अमारा, सबसे पहले मैं बताएं कि सर्दियों में ये जो सिर्फ इसी सीज़न का फल हैं, ये चीज़ें हैं, तो इनकी क्या अहमियत है हमारी सेहत में, ये कितना अहम किरदार अदा करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो जी स्ट्रीट फूड के बगैर हमारा पाकिस्तानी कल्चर, हमारी ट्रेडिशन इनकम्प्लीट है। ये हमारे जो है स्ट्रीट फूड के बगैर ये सारा जो हमारी विंटर की ग़िज़ाइयत है ये इनकम्प्लीट होती है। दूसरी बात ये कि जहाँ तक सेहत पे आपने कहा, इनकी बहुत न्यूट्रिशनल वैल्यू है, ये ग़िज़ाइयत से भरपूर हैं चीज़ें, ये फ़ाइबर में रिच होती हैं, ये हमारी वेट मैनेजमेंट में हेल्प करती हैं। जो लोग स्नैक करना बहुत पसंद करते हैं, स्नैक जिनके लिए मंच करना कुछ, उनके लिए बहुत ये है कि जो लोग जैसे जंक फूड पे जाते हैं या पैकेज प्रोडक्ट्स पे जाते हैं, तो ये एक तो इजी टू कैरी हैं, पॉकेट फ्रेंडली होती हैं। अच्छा, थोड़ा ना स्पेसिफिकली चलते हैं। सबसे पहले हम उबले हुए अंडे कितने ज़रूरी हैं सर्दियों में स्नैक्स के तौर पे खाना या नाश्ते में खाना, और ये भी बताएं एक से ज़्यादा खा रहे हैं तो फिर सर्दियाँ कितनी लेनी चाहिए आपको? जी, सो अंडा एज अ होल लेना चाहिए, ठीक है। इसमें इसमें प्रोटीन होती है, इसमें कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, इसके बहुत सारे हेल्थ प्रॉपर्टीज़ हैं। बट जो मेजरली इसकी हेल्थ प्रॉपर्टीज़ हैं, इसमें 2 चीज़ें होती हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, एक कोलिन और एक सेलेनियम, ठीक है। ये आपकी ब्रेन मैनेजमेंट, ब्रेन डेवलपमेंट में, आपके जो है लाइफ के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, प्रोटीन, उसके फंक्शन, उसकी रेगुलेशन में, बॉडी में बहुत हेल्प आउट करती है, और ये आपको हर फूड प्रोडक्ट में नहीं मिलती। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप एटलीस्ट एक अंडा दिन का ज़रूर लें। इवन बच्चों को भी अंडर द एज ऑफ 1 नहीं, उनको आप एग वाइट नहीं दे सकते, बिकॉज फूड एलर्जीज का पता नहीं चलता एज 1 से पहले। बट एक बच्चों को या एडल्ट को 1 to 2 एग्स अ डे लेना चाहिए। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल है या इस तरह का कोई प्रॉब्लम है, फिर भी आप हफ्ते में 3 दफ़ा ले सकते हैं। बट या देन अगेन आप योग जो है एक अंडा तो एज अ होल लें, दूसरा ले रहे हैं तो उसकी योग निकाल दें। बिल्कुल ठीक है ये। अच्छा हमारा ये भी हमें बताएं कि शक्करकंदी के बारे में बात कर लें, इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, इसकी क्या फ़वाइद हैं, और वो जो लोग इतना मसाला डाल के इसे चटपटा बना के इमली डाल के खाते हैं, ये दुरुस्त है क्या? अच्छा, तो शक्करकंदी की क्या इंपॉर्टेंस है? ये रिच इन फाइबर होती है, मतलब ये हमारी डाइजेशन में हेल्प करती है, हमारे स्टमक को, हमारी गट हेल्थ को बहुत अच्छा रखती है। शक्करकंदी का ये फ़ायदा है कि ये हर एज ग्रुप के लिए है। आप अंडर 1 बच्चों को भी दे सकते हैं, ये ओल्ड एज एडल्ट्स भी ले सकते हैं, बुजुर्ग लोग भी ले सकते हैं, और हम हर कोई इसको कंज्यूम कर सकता है। सो ओल्ड एज में क्या होता है कि जो आपकी एक तो आपकी एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसमें, सेकेंडली जो एज के साथ साथ हेल्थ डिटीरियोरेशन होती है उसको कम करता है ये। देन क्या कहते हैं, इसमें फ़ाइबर होता है, इसमें इम्यूनिटी बूस्टर्स होते हैं, ये आपकी इम्यून हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है।
अगर मिर्च मसाले की आपने बात की थी कि वो आपकी प्रेफरेंस है। जिन लोगों को कोई इशू है, अंडरलाइंग हेल्थ कॉज है, कोई अल्सर है या कुछ, तो वो मसाले कम डालें, वरना वो तो इनहांस करने के लिए फ्लेवर इसकी ग़िज़ाइयत कम भी हो जाती है इस तरह की चीजें ऐड करने से क्या? नहीं, इसकी ग़िज़ाइयत कम नहीं होती है, ये बिल्कुल वैसी रहती है। हाँ जी, ठीक है। अच्छा डॉक्टर हमारा, हमें ये बताइए कि जो मकई है, भुनी हुई मकई, ये कितनी अहम है? क्योंकि टेस्ट में भी बहुत अच्छी होती है और ऐसे बहुत सारे लोगों को हमने मकई के जो आटा है ना उसकी रोटी खाते भी देखा है, खास तौर पर पहाड़ी इलाकों में, पांचकियों में। जी, और जैसे आपने बात की पहाड़ी इलाकों में, तो उन लोगों का तो ये एक तो स्टेपल फूड है। सेकेंडली वो लोग वहाँ से इकट्ठी करके यहाँ पे लाते हैं, उनकी सर्दियों की टोटल इनकम इस पे बेस करती है एंड देन वो गर्मियों में वापस चल जाते हैं। सो बात करें इसके हेल्थ बेनिफिट्स की, इसमें भी फाइबर रिच होता है, इसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, वाइटामिन होते हैं इसमें, आपकी स्किन के लिए, हर चीज़ के लिए बहुत अच्छा है, आपकी गट हेल्थ के लिए, आपके इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छा रखता है, आपकी बॉडी को फाइट करने में डिजीज़ के अगेंस्ट। एंड देन जो मकई के साथ चिक पीस का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है, तो वो रिच इन प्रोटीन होता है। ठीक है, तो इस कॉम्बिनेशन को जब आप लेते हैं तो आपकी जैसे जो लोग जिम करते होते हैं या एथलीट्स होते हैं, वो इसको ज़रूर अपने साथ कैरी करते हैं, बिकॉज अगर कोई मसल पुल हो जाए या कोई ऐसे इंजरी हो जाए तो उसकी मसल रिपेयर में ये बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है। अच्छा जी, हमारा अब ज़ाहिरी तौर पर वो बड़े कोई अच्छे नहीं नजर आ रहे होते, लेकिन टेस्ट में तो अच्छे होते हैं जी। और इसकी अहमियत और फवाइद पे भी जरा अफादियत पे भी रोशनी डाल दें। सिंघाड़े, सिंघाड़े बेसिकली फ्रूट है, ये शैलो वाटर्स में ग्रो होता है, इसको कहते हैं वाटर चेस्टनट। सिंघाड़े हाँ बज़ाहिरी बेशक वो अच्छे ना लगे, लेकिन उनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज इतनी ज़्यादा हैं अदर देन न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज। न्यूट्रिशन से तो वो भरपूर होते हैं, बट जहाँ बात करें कि उनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, वो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, इनफर्टिलिटी इश्यूज जो होते हैं उनको एड्रेस करते हैं। जी, इसके साथ साथ यही एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं उनमें, उसको आप किसी भी तरह ले सकते हैं, चाहे उसको स्टीम करके लें, रोस्ट करके लें, जैसे एज इट इज़ ले लें, प्रोवाइडेड फ्रेश हो। बाकी यही है कि हमारा ये बता दें कि ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं, आप इनको खा के फुल भी फील करते हैं। लोगों को किस तरह राग़िब करें कि सर्दियों की ये सौगात है और सर्दियों में वैसे ही दिन छोटा होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि जनाब आप मील लें प्रॉपर, आप इस तरह की चीज़ से भी गुजारा कर सकते हैं। आपकी वेट लॉस के लिए जो लोग बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड होते हैं या आपकी वेट जीरो कैलोरी जीरो कार्ब, जी ज़ीरो कैलोरी ज़ीरो कार्ब, आप इसको लें, ये आपकी वेट मैनेजमेंट में इतना हेल्प आउट करती है, आपको बार बार भूख नहीं लगती, पॉकेट फ्रेंडली है, इकोनॉमिक होती है, ईजी टू कैरी होती है। स्टूडेंट्स लें इसको, आप वर्क पे जा रहे हैं, आप इसको अपने साथ कैरी कर सकते हैं। ये एज़ कम्पेयर टू पैकेज प्रोडक्ट्स जो होती हैं या जंक होता है, ये उससे बहुत ज़्यादा, एक तो इसमें कैलोरीज नहीं है एडेड, दूसरी बात ये कि ये इसमें बहुत इसके फ़ायदे हैं। सिंघाड़े की जैसे बात कर लें, ये इसको एक तो ये जो मैंने आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बताया था उसमें इतना, दूसरा ये जो लोग अपनी स्किन केयर के लिए बहुत होते हैं, ये बालों के लिए, नेल स्किन के लिए, एक्जिमा, एक्नी, ये उसके लिए क्योर करते हैं। और अगर हम बात करें शकरकंदी की, तो जैसे सर्दियों में हर किसी को जुकाम, कॉमन कोल्ड, फ्लू, कफ, इसमें बुखार वगैरह, इस सब में बहुत हेल्प करती है शकरकंदी एक्चुअली। तो चाहिए कि हम जो है इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लें ताकि स्नैक भी हो जाए और हमारी साथ साथ हमारी सेहत भी अच्छी रहे। थैंक यू सो मच हमारा, और हम भी आपको बताने का मकसद यही था, डिस्कशन करने का मतलब यही था कि जनाब आप सिर्फ जब मार्केट में निकलें तो वहाँ पे ठेलों पे नजर आए तो आप मजबूरी के तहत ना इसे खाएं, बल्कि आप इसे मील के तौर पर भी ले सकते हैं, उसमें भी बड़ा फायदेमंद है आपके लिए। तो एक खबर शामिल कर लें आपके साथ, दुनिया के नंबर 1 यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जिमी डोनाल्डसन अल मारूफ मिस्टर बीस्ट के हवाले से ये खबर है, जिन्होंने जनाब मंगनी कर ली है और यूट्यूब पर 341 मिलियन सब्सक्राइबर रखने वाले मिस्टर बीस्ट ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर मदाहों के साथ ये खुशखबरी शेयर करते हुए एक पोस्ट की है जिसमें वो अपनी मंगेतर को अंगूठी पेश कर रहे हैं घुटनों के बल बैठकर। बिल्कुल, और इंस्टाग्राम पर ये पोस्ट की तस्वीर के कैप्शन में मिस्टर बीस्ट ने लिखा है, योर बॉय डिड अ थिंग दैट मींस के लड़के ने बड़ा काम कर डाला। तस्वीर में वो अपनी मंगेतर को अंगूठी बड़ा पेश काम कर है ना, रहे हैं। देखें इनकार भी हो सकता है, तो कैसे संभालना खुद को। बिल्कुल, और थिया बॉयसन इनकी मंगेतर का नाम है और साथ ही साथ मिस्टर बीस्ट ने उनसे 40 क्वेश्चंस पूछे थे। अच्छा। जिसके उन्होंने बिल्कुल भरपूर जवाबात दिए और मिस्टर बीस्ट को बहुत अच्छा लगा। उनका ये सवालात पूछने का मकसद ये था कि मैं देख सकूं कि ये मटेरियलिस्ट तो नहीं है, ग्रीडी तो नहीं है, और वो बड़े खुश हुए जानकर। और दोनों की मुलाकात 2022 में एक मुश्तरका दोस्त के जरिए जनूबी अफ्रीका में हुई। परखने में देखे उन्हें 2 साल लगे, 22 में मुलाकात हुई और फिर 24 के बाद जनाब 25 में अब हम देख रहे हैं कि मंगनी हो चुकी है बाकायदा। बिल्कुल, और मजीद एक और न्यूज़ आपके साथ शेयर करते हैं नाजरीन। आज साल 2025 का पहला जुम्मा है, इस हवाले से एक खबर आपके साथ शेयर करते हैं। इस माह जनवरी 2025 में
मुसलमान 5 बार नमाज जुम्मा अदा कर सकेंगे। इस हवाले से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट गर्दिश कर रही है जिसमें दावा किया गया है कि ऐसा 823 साल बाद हो रहा है। बिल्कुल, और जनवरी में 5 जुम्मे होंगे। ये बात दुरुस्त है कि ऐसा 823 साल बाद हो रहा है या नहीं, इसमें कोई सच्चाई नहीं देखी जा सकती। बिल्कुल जनाब, हकीकत ये कि इससे पहले नवंबर 2024 में भी 5 जुमे पढ़े गए थे। इसके अलावा मुस्तकबिल की बात करें तो मई, अगस्त और अक्टूबर 2025 में भी मुसलमानों को 5 जुमे पढ़ने का मौका मिलेगा। किसी एक महीने में 5 बार जुमा पढ़ने की फसीलत अपनी जगह, मगर अपनी तरफ से झूठ गढ़ने या फिर सुनी सुनाई बात को बिना तहकीक दूसरों तक पहुंचाने से हमारा मजहब सख्ती से मना करता है। ये एक फैक्ट चेक था जो कि हमने सोचा कि हम आपके साथ शेयर करें और इसमें थोड़ा सा सस्पेंस भी ऐड किया था। और नाज़रीन, अभी वक्त हुआ छोटी सी ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। नाजरीन, तजस्सुस और जुस्तजू हमेशा से इंसान को ये सोचने पर मजबूर करते रहते हैं। ये तजस्सुस और जुस्तजू ही है जिसने आज हमें इस तरक्की याफ्ता दुनिया तक पहुंचाया है। इसके बावजूद कुछ ऐसे बुनियादी सवालात भी हैं जिनका हतमी जवाब इंसान को आज तक नहीं मिल पाया, जैसा कि तसव्वुर खालिक, कायनात की हकीकत, इल्म की माहियत, तसव्वुर इंसान और आखिरत का वजूद। ये वो सवालात हैं जिनकी तलाश 21वीं सदी के इंसान को भी है। बिल्कुल उज़ैर, और ये वो सवालात है जिन पर साइंस और फ़लसफ़े ने अपनी अपनी तशरीहात तो पेश की हैं, मगर किसी एक जवाब पर दोनों ही अलूम मुत्तफ़िक ना हो सके। आज के कुरान एंड साइंस सेगमेंट में हम इन्हीं बुनियादी सवालात पर बात करेंगे और जानेंगे कि दीन इस्लाम जो मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, इन सवालात का क्या जवाब देता है। हमने आज अपने इस खुसूसी सेगमेंट में दावत दी है मारूफ मजहबी स्कॉलर हाफिज शफीकुर रहमान साहब को, जो इन सवालात को इस्लामी तालीमात की रोशनी में समझने में हमारी मदद रहनुमाई करेंगे। हाफिज साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सर, हम इन सवालात को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन हमें आगाज़ में ये बताएं कि फ़लसफ़े और साइंस के बड़े और बुनियादी सवालात की अहमियत क्या है, और अगर सबसे पहले हम बात कर लें तसव्वुर खालिक का, तो ये हमारे ज़हन पर कितना गहरा असर छोड़ते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान करीम लौ काना फ़ीहिमा आलियतुन इल्लल्लाह लफ़ासदाता। पहली बात तो आपको ये तय करनी पड़ेगी कि खालिक सिर्फ एक है, और दूसरी बात यह है कि अम खुलिकुम मिन गैरि शैइन अमुल खालिकुन, मखलूक खालिक नहीं है। दुरुस्त। तीसरा जुमला जो मैं आपको दे रहा हूँ वो बड़ा अहम है। कायनात का खुदा मानना है या कायनात को खुदा मानना है? क्या खूब बात किया। कायनात का खुदा मानेंगे हाँ, तो वही है सिर्फ, उसको नहीं मानना ना तो फिर आप कायनात को खुदा मान रहे हैं। और अगर कायनात को खुदा मान रहे हैं तो फिर उसमें तो आप फिर सूरज, फिर बादलों, फिर तीसरी चीज यह है कि कानून फितरत, कानून हरकत और इसी तरह कानून कुदरत, लोग कानून कुदरत, कानून हरकत, कानून फितरत के तहत तब्दीलियां मान रहे हैं, प्यारे सोने रब के हुक्म के तहत नहीं मान रहे। इस तरह अगर देखा जाए तो 3 नजरियात हैं पूरी दुनिया में तसव्वुर खालिक के हवाले से। एक नजरिया वहदत है, दूसरा नजरिया इर्तिका, और इसी तरह तीसरा नजरिया तख्लीक है। नजरिया वहदत जो है ना वो फलासफर लोग हैं। अच्छा। जो गैब से हाजिर की तरफ आना चाहा लेकिन गैब के गैब ही में रह गए। और नजरिया इर्तिका जो हमारे मॉडर्न साइंस, उसका जो नजरिया इर्तिका वो हाजिर से गैब की तरफ जाने लगे लेकिन हाजिर के हाजिर में ही रह गए। सही। पहला नजरिया वहदत, वो कहते हैं कि सिर्फ खालिक है और वो पूरी कुल कायनात है। नजरिया इर्तिका में यह है कि सिर्फ मखलूक है, खालिक कोई नहीं है। इस्लाम ये कहता है कि खालिक भी है और मखलूक भी है। दोनों को अगर देखा जाए, हम अपने तारफ में, अपने खुदा के तारफ में कुछ हदीस और आयात पेश करते हैं, आप भी अपने खुदा के तारफ में पेश करो ना। मसलन कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। अल्लाह वाहद आहद है। आपका कोई आहद वाहद है तो हमें दिखाओ। आहद वाहद, सीधी सी बात, सीधी सी बात। आहद वाहद की फिर दलील ये है कि जो आहद होता है ना वो समद होता है। अल्लाहु समद। जो समद नहीं है वो आहद नहीं है, और जो आहद है वो समद जरूर है। बहुत क्या जबरदस्त। सूरत इखलास में 2 आहद को समझने की बहुत जरूरत है।
पहला कुल हुवल्लाहु अहद मुस्बत इस बात में सिर्फ अल्लाह एक है, और आखिर में जो है वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद, उसके सिवा कोई एक नहीं है। एक के इस बात में कितने मवाहिद हैं और बाकियों की नफी में कितने आप पक्के हैं कि वो शिरक में नहीं आ रहे। अब देखें मसलन पता है क्या जी, हमारे लोगों ने नजरियात में जब उलझे हैं, फिर उसके बाद आगे चले गए कि ये बिग बैंग वगैरह और एवोल्यूशन वाली थ्योरी वगैरह आप जी। देखेंगे तो वहाँ किसी ने कहा सिप्पी है, किसी ने कहा खुलिया है, किसी ने कहा मादा है, किसी ने कहा हरकत है। हमने कहा फिर 4 सवालात हैं। मादा, पहला मादा कहाँ से आया है? दूसरी बात यह है कि मादे में हयात कहाँ से आती है? मादे में शऊर पैदा करके दिखाओ। अगर आप कहते हैं कि मादा खालिक है, और अब जदीद दौर में यह है कि एनर्जी और तवानाई को भी बकायदा शामिल कर लिया गया है, एनर्जी और तवानाई को भी। मादा अगर खालिक है तो मादे के अंदर कोई हरकत पैदा करके दिखाए, मादे के अंदर कोई हयात पैदा करके दिखाए, मादे के अंदर कोई शऊर पैदा करके दिखाए। हत्ता कि ये जदीद जितना प्रोग्राम है जी, ये सब इंसान की पूरी सर्कुलेशन और इंसान की पूरी तगनाई और तवानाई और कोशिश के बाद चलता है। तो इस एतबार से देखा जाए कुल वल्लाहु अहद, और उसके बाद दूसरा तारा अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। एक बड़ी मज़े की बात है उज़ैर भाई, एक आदमी बैठा हुआ था, उसने काफ़ी लंबा चौड़ा मजमा बनाया जी, तो एक औरत गुजरी, उसने कहा कि ये क्या मजमा लगा हुआ है? कहा कि आपको पता नहीं ये फलां इमाम साहब हैं, उसने अल्लाह के वजूद के लिए 100 अकली दलीलें दी हैं। अच्छा, तो उस औरत ने बड़ा प्यारा एक सादा सिंपल जुमला बोला, कहा कि इसका मतलब यह है अल्लाह को साबित करने के लिए पहले 100 इतराज़ात पैदा किए, फिर 100 इतराज़ात के इसने 100 अकली जवाब दिए। क्या अल्लाह को साबित करने के लिए इतना काफी नहीं था? कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताखुदुहु सिनतुन वला नौम। तो उस इमाम ने उस औरत के जुमले पे एक जुमला कहा कि काश अल्लाह मुझे इस नेशापुर की औरत जैसा ईमान दे दे, मुझे किसी फलसफे और फलासफी की जरूरत ही नहीं है। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। अब देखें अल्लाह की पहचान। उसके बाद एक बद्दू आदमी से पूछा गया कि आप अल्लाह को मानते हो? कहा क्यों नहीं? कहा उसकी दलील क्या है? कहा कि मुसाफिर के कदमों के निशान मुसाफिर की रहनुमाई करते हैं। जानवरों का फुजला और मेंगनी वगैरह जिसे कहते हैं जी, वो जानवरों के होने की दलील देते हैं। तो क्या पूरी कायनात उस खालिक के होने की दलील नहीं है? सुभान अल्लाह। बात समझ रहे? इसी तरह मैं और आप अपने छोटे छोटे बल्ब को इजाद करके दुनिया में उजाले और रोशनी के सफर करवाते हैं, और खालिक जिसने शम्सो कमर दिया है उसके ऊपर आप देखेंगे तो उसकी तो क्या कमाल, क्या जमालात हैं। यहाँ एक और बात, और अपने अपने ट्रैक पर हैं, कोई उसे हट भी नहीं रहा। उसके बाद दूसरी बात यह है कि खालिक इस्लाम में बड़ा वादे है। 3 सवालात पूरी दुनिया में बड़े घूमते रहे हैं। अच्छा, एक वजूद क्या है, तसव्वुर वजूद। दूसरा तसव्वुर इल्म क्या है, और इस्लाम तसव्वुर वजूद की बात नहीं करता और ना तसव्वुर इल्म की इस तरह बात करता। सही। इस्लाम कहता है कि देखो कि हक क्या है। मसलन आप पूरी कायनात के वजूद को जान ले, छोटे से न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, एटम, उससे भी नीचे तक सबको जान ले, और उसका वजूद मालूमात और मौजूदात में आ जाए, और मौजूदात इंजीनियर को दे के सहूलतकार उसको मादा बना दे, सब कुछ चीजें कर लें। लेकिन इसके बावजूद भी आप कहाँ खड़े हैं? हक क्या है, खैर क्या है, इंसान ने इस चीज को जानना है, और हक सिर्फ कुरान और सुन्नत बताता है, कोई और चीज नहीं बता सकती। तो इसके साथ साथ अगर देखा जाए कि अब यह बात तो होगी कि खालिक है, ये कहना कि खालिक नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं। कोई बंदा इस नजरिए पे अभी तक नहीं रहा कि दुनिया का कोई खालिक नहीं है। अब एक और बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि जरूर, कितने लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने कहा खालिक है, लेकिन वो कौन है? बिल्कुल। उस कौन के अंदर कितने लोग उलझ गए। मसलन जिसको कुरान और सुन्नत ने बकायदा डिस्कस किया है, कहा कि शम्सो कमर, हजरो शजर, कबर, और फिर गैर मुराई कुव्वतों में
फरिश्ते, गैर मराई कुव्वतों में जिन्नात, गैर मराई कुव्वतों में गैर मराई कुव्वतें जो वैसे कुव्वतें चलती फिरती बदरुएं वगैरह, इन लोगों को पूजा गया। कहा कि ये खालिक है। अल्लाह ने कहा ला तस्जुदू लिश्शम्सी वला लिल कमर, सूरज चांद तुम्हारा खुदा नहीं है। किसी ने कहा कि असल में हजर शजर है, हजर शजर दरख्तों को पूजा गया, कब्रों को पूजा गया, जानवरों को पूजा गया। जानवरों में भी आप देखें, किसी ने गाय को पकड़ लिया, किसी ने गधे को पकड़ लिया, किसी ने घोड़े को पकड़ लिया। गैर मराई कुव्वतों से निकले तो इंसानों में आ गए। इंसानों में किसी ने अंबिया को पकड़ लिया, किसी ने औलिया को पकड़ लिया और किसी ने अपने पीरों को पकड़ लिया। फिर पीरों से निकलकर कुछ गैर मादी शक्लों में आ गए। किसी ने खाली नफ्सियाती चीजों को, मादी चीजों को और गैर जानदार चीजों को पकड़ लिया। तो गोया के खुदा के लेकिन सर इस वकारी साहब इस एतराज का जवाब तो वो यही देते हैं ना कि अगर आप औलिया अल्लाह के पास हैं, आप किसी शेख के पास हैं, किसी हजरत के पास हैं, तो वो भी अल्लाह से आपका राब्ता करवाते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो वो अपनी तरफ नहीं मुतवज्जे करते। देखिए अल्लाह वाला होता ही वो है जो अल्लाह से जोड़े। हाँ, बस जो अल्लाह सादी सी तारीफ है। मैं देखें, हम लोग भी उलमा, मौलवी भी, सारे पीर भी, सब कुछ है। हम लोग, मैं अपनी मिसाल अगर दूं ना, तो हम लोग हैं रिसेप्शन वाले। बड़ी सादा सिंपल मिसाल, यूनिवर्सिटी में हो, कंपनी में हो, इदारे में हो, रिसेप्शन वाले। रिसेप्शन वाले का काम है हेड ऑफिस से जोड़ना। बिल्कुल बिल्कुल सही है। रिसेप्शन वाले का काम है हेड ऑफिस के फार्म फिल अप करवाना। अगर रिसेप्शन वाले ने अपने फार्म लैदा रखे हुए हैं और उसी को फिल अप करवाता जा रहा है और लोगों को अपनी जात से, अपनी मस्जिद से, अपने मसलक से, अपनी तंजीम और अपनी जमात से जोड़ता जा रहा है, ये हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं दोनों चीजें। ये वो अल्लाह वाला नहीं है। बड़ी आपने खूबसूरत में सादी सी तारीफ ये है कि अल्लाह से आपको मिलवा रहा है। सिर्फ एक अल्लाह वो है जो आहद है, अल्लाह वो है जो असमद है, अल्लाह वो जो हई है, अल्लाह वो है जो कय्यूम है, अल्लाह वो जो अव्वल है, अल्लाह वो जो आखिर, हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्ली शैइन अलीम। बाकी एक और बात जी, अम खुलिकू मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिकून। बड़ा सादा सिंपल। देखें, मैं ये जुमलों की शक्ल में लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं ताकि वो मेहनत जो इन्होंने करनी वो हम कर ले। खुदा को समझो खुदा के सिलेबस से, बहुत खूब। खालिक को समझो खालिक के सिलेबस से। खालिक को इस आंख से समझने की कोशिश करोगे नहीं आएगी, इस दिमाग से समझने की कोशिश करोगे नहीं आएगा, इस दिल से समझने की कोशिश करोगे नहीं आएगा, इस कान से समझने की कोशिश करोगे तो नहीं आएगा। खालिक के सिलेबस, और सिलेबस सिर्फ एक है, कुरान और सुन्नत। बाकी जितने दुनिया जहान के फलसफे देख लें, मसलन फलसफे की और साइंस की बुनियाद कितनी बोडी और कमज़ोर है, आप अंदाज़ा करें, जिसकी बुनियाद पे कितने बड़े खुदा को जांचने लगे। फलसफे की बुनियाद क्या है? अदम, हर चीज़ की असलन नफ़ी करनी, फिर दलाइल से साबित करना कि ये है। अब इस नज़रिए के तहत इन्होंने पहले इस टेबल को, फलां को, हर चीज़ की नफ़ी की, हत्ता कि खुदा की नफ़ी की। जिनसे खुदा दलाइल से साबित हो सका वो तो हो गए मुस्लिम, और जिनसे खुदा यानी बुनियादी दलील ही खोखली, बुनियादी दलील खोखली। और साइंस की क्या है? हर चीज की बुनियाद, बेस वजूद, और वजूद से मौजूद, और मौजूद से महसूस। वाह वाह, बात समझ रहे? वजूद से मौजूदात और महसूसात। जो महसूस नहीं होता वो वजूद नहीं होता। ये कितनी बॉडी कमजोर, दिखने में तो मेरी और आपकी अकल भी नहीं दिखती, नजर तो नहीं आती, नजर तो नहीं आती। कोई दिखाए कि तेरे अंदर अकल है? मैंने, आपने अभी तक दिल का मुशाहिदा नहीं किया, यानी वो डॉक्टर जिन्होंने किया है। और फिर अगर मुशाहिदे की बात करनी है तो दुनिया के अस्दकुस सादिकीन का मुशाहिदा देखो और अकज़बुल कादिबीन का मुशाहिदा देखो। दुनिया के जो सबसे सच्चे हैं, जिनके सच्चे होने पर अपनों का भी और गैरों का भी सबका एतमाद है, वो कहते हैं मैंने अपनी आंखों से जन्नत को भी देखा और मैंने अपनी आंखों से जहन्नम को भी देखा। और इनके बिल मुकाबल झूठा आदमी कहता है कि जन्नत कोई नहीं है, जन्नत जहन्नम कोई नहीं है। तो भाई अब दोनों के मुशाहिदे में हम किसके मुशाहिदे को लें? अस्दकुस सादिकीन के या अकज़बुल कादिबीन? तेरा तो सच साबित नहीं है और उनका झूठ साबित नहीं है। कितनी प्यारी बात है। उनका झूठ साबित नहीं और इनका सच साबित नहीं। इस तरह अगर देखा जाए
कुरान मजीद ने बड़े वादे तौर पे कहा है ज़ालिका बिअन्नल्लाहु वल हक, अल्लाह हक है और क़यामत हक है, इस्लाम हक है और फिर इल्म हक है और इसी तरह इंसान हक है। ये सारी चीज़ें हक हैं। जो हक का इनकार करेगा वो अपना हिसाब खुद ही देख लेगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है जी, उसका अपना हिसाब होगा। बहुत शुक्रिया कारी साहब। और नाज़रीन, आज हमने जो पहला और एक सवाल था तसव्वुर खालिक का, उस पर डिस्कशन की। बाकी जो 4 सवालात हैं हम उनको भी अपने आने वाले प्रोग्राम्स में कारी साहब से रहनुमाई हासिल करेंगे, जवाबात हासिल करेंगे। तो ये था इस हमारे वीक का आखिरी प्रोग्राम। इसके साथ ही मुझे और नजफ को इजाज़त दीजिए और मंडे को आपसे इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।